तो नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का स्पीच जो बाबा साहब ने 3 मई 1936 को दिया था नागपुर में। आखिर इस स्पीच को बाबा साहब देने से पहले समाज से कहते हैं कि हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आज हम राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। आखिर वो कौन सा राजनीतिक भाषण है? आखिर ऐसी कौन सी बात बाबा साहब करते हैं आज के भाषण में कि समाज से वो पहले ही क्षमा प्रार्थी हो जाते हैं? तो ऐसे डॉक्टर अंबेडकर संदेश, ऐसे बाबा साहब के स्पीच को जानने के लिए निश्चित रूप से आपको आज का वीडियो अंत तक जरूर वॉच करना चाहिए। आपसे निवेदन है कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ इसी डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। उस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब देना बेहद जरूरी है। अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बिना विलंब के। यदि आप हमारे आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति शुरू किया जा रहा है डॉक्टर बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। विषय है राजनीतिक सत्ता का उपयोग न्यायपूर्ण और उदार बुद्धि से करना होगा। बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि राजनीतिक जो सत्ता है, क्योंकि 1936 आते आते राजनीतिक सत्ता के दरवाजे अस्पृश्यों के लिए भी खुल गए थे। गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब का संघर्ष, उसके बाद पूना पैक्ट, इन सब जो घटनाएं हुई जिसमें बाबा साहब का त्याग, समर्पण, बलिदान बहुत ही उच्च कोटि का था। सम्मानित साथियों, उस बलिदान की बदौलत, उस समर्पण की बदौलत आज राजनीतिक सत्ता के द्वार खुले हैं अस्पृश्यों के लिए। उसके लिए बाबा साहब समाज का मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता का उपयोग न्यायपूर्ण और उदार बुद्धि से करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 453 से 455 तक का स्पीच बाबा साहब का लेकर हम उपस्थित हुए हैं। इस महीने के पहले हफ्ते में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नागपुर बरहाट के आसपास दौरे पर गए थे। रविवार 3 मई 1936 के दिन दोपहर में नागपुर स्टेशन पर हजारों अस्पृश्य उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे। मिस्टर एस शमीउल्लाह खान और राव साहब RW फूले नागपुर म्युनिसिपैलिटी की ओर से स्वागत के लिए स्टेशन आए हुए थे। बीड़ी कामगार यूनियन के लोग भी आए हुए थे। शाम को टाउन हॉल में उन्हें नागपुर म्युनिसिपैलिटी की ओर से मानपत्र दिया गया। ये मानपत्र का जो दौर है, ये बाबा साहब को मानपत्र देने का जो कार्य शुरू हुआ, हम आपको बता दें 1930, 1931 और 1932, प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद से। जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन, खासकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब वापस लौटे, क्योंकि बाबा साहब का त्याग, समर्पण, बलिदान और बाबा साहब के द्वारा रखे गए स्पीचेज, रखे गए बिंदुओं को पूरे देश में चर्चा थी, पूरे भारतवर्ष में चर्चा थी। खासकर अस्पृश्य समाज में, जिसको हम अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, उस समाज में एक बहुत बड़ा संदेश आया हुआ था बाबा साहब के लिए, और इसलिए समाज का हर व्यक्ति बाबा साहब का सम्मान करना चाहता था। तो लगातार जो सेमिनार हुए, जो मीटिंग्स हुई, रैली हुई, स्वागत सम्मान लगातार बाबा साहब का चल रहा, और उसमें ये मानपत्र देने की जो परंपरा है ये शुरू हुई। यानी कि एक ऐसा मानपत्र बाबा साहब को दिया जाता था और उसमें बाबा साहब के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बाबा साहब का मनोबल बढ़ाने का कार्य समाज कर रहा था। लेकिन बाबा साहब का इस संबंध में विचार बिल्कुल अलग है। मानपत्र के संबंध में कि मानपत्र स्वीकार करें या न करें, आज के डॉक्टर अंबेडकर ने उस पर भी बाबा साहब ने फोकस किया है, उसे भी हम लेकर उपस्थित हैं। सबसे पहले आइए हम आपको दिखाएंगे मानपत्र में क्या लिखा हुआ था, और इसके बाद बाबा साहब का मानपत्र के प्रत्युत्तर में दिया गया जवाब भी हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
आज निवेदन बस इतना है कि लगातार कंटिन्यूसली आप जुड़े रहें, बने रहें और अंत तक वीडियो वॉच करते रहें। सार्वजनिक कार्यों के अलग अलग क्षेत्रों में आपने काम किया है। बाबा साहब के लिए ये शब्द है। अस्पृश्यों के कल्याण के लिए राजनीतिक और सामाजिक कार्य में अत्यंत उत्साह, धीरज के साथ आपने लगातार परिश्रम किया है। नासिक और महाड़ में सत्याग्रह कर हिंदू समाज को उनकी चिरकालीन निद्रा से जागृत किया है। अस्पृश्य वर्ग में स्वाभिमान की ज्योति जगाकर समाज में उनके न्यायपूर्ण अधिकारों का एहसास उन्हें दिलाया है। अस्पृश्य वर्ग के हकों के लिए समाज में सही दर्जा पाने के लिए आंदोलन करने का सारा श्रेय आप ही को जाता है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन आपके परिश्रम को साक्ष्य देता है। राजनीतिक मामलों में भी आपने ऊंचा दर्जा हासिल किया है। साइमन कमीशन को सहकार देने के लिए मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा नियुक्त की गई कमेटी के सदस्य के नाते आपने जो भिन्न मत पत्रिका लिखी है उससे आपकी कुशाग्र बुद्धि के दर्शन होते हैं। इतना ही नहीं, अपने देश के हित संबंधों की रक्षा करने को लेकर आपकी चिंता भी इसमें व्यक्त होती है। गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्य वर्ग की ओर से आपने जोरदार समर्थन दर्ज किया और पूरे समझौता के बारे में आपका कार्य जग जाहिर है, उसका जिक्र करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मानपत्र का जवाब देते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। म्यूनिसिपैलिटी से मानपत्र लेने का मेरे जीवन का यह दूसरा मौका है। कई म्यूनिसिपैलिटियों ने मुझे मानपत्र देने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन मानपत्र न स्वीकारने की नीति का मैं अनुसरण करता हूं। हो सकता है कि किसी के मन में यह सवाल उठे कि मैं इतना कृतज्ञ क्यों हूं, लेकिन इसमें कृतज्ञता की कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय अखबार और संस्थाओं की नजर में मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। मुझे हमेशा लगता रहा है कि लोग मेरा गौरव करें अथवा न करें, मेरा काम पवित्र है। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब के इन्हीं पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। समाज का लोग चाहे आपको अच्छा कहें, भला कहें, बुरा कहें, मान दे, अपमान करें, लेकिन यदि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज के हित में काम कर रहे हैं, तो आपको वो कार्य जारी रखना चाहिए। बाबा साहब का यही कहना है कि समाज चाहे गौरव करे या न करे, मुझे इतना मालूम है कि मेरा काम पवित्र है, समाज के हित में है, और इसलिए बाबा साहब लगातार उस कार्य को करते जा रहे हैं। क्या नहीं आरोप लगा बाबा साहब पर। जिस समय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटे थे, यहां तक कि यहां के जो फ्रंट मीडिया जिसको कहा जाता है, उसने बाबा साहब को देशद्रोही करार दे दिया। सम्मानित साथियों, राष्ट्रद्रोही करार दे दिया बाबा साहब को। दुष्प्रचार किया गया बाबा साहब के बारे में कि बाबा साहब ने एक अलग देश की मांग की है, जबकि मेरे साथियों, कभी भी बाबा साहब ने अलग देश की डिमांड नहीं की। किसी भी गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने अधिकारों की मांग की, सम्मान की मांग की, प्रतिनिधित्व की मांग की गोलमेज सम्मेलन में, और वो अधिकार मिले भी मेरे साथियों। बाद में कि हम पूर्व के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको विस्तार से बता चुके हैं, इसलिए हम उधर गहराई में जाने के इच्छुक नहीं हैं और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सभी अंबेडकर संदेश को सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो आप एक एक करके सुनने का कार्य करेंगे। इस तरह के जो मानपत्र दिए जाते हैं उनमें सुधार के बारे में महानता दिखाने के लिए जो झूठ लिखे जाते हैं, उसमें कन्वेंशनल लाइज ऑफ सिविलाइजेशन का बड़ा हिस्सा होता है। मानपत्र न लेने के अपने निर्णय के लिए मैंने अपना अपवाद बसई म्यूनिसिपैलिटी के बारे में किया। कुछ मित्रों की खातिर मुझे वह स्वीकारना पड़ा था। नागपुर म्यूनिसिपैलिटी इसका दूसरा अपवाद है और मुझे इस बात का दुख भी नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी के सदस्यों ने इस मानपत्र का खर्चा खुद वहन करने की बात मान ली है। इसी से मैं मानता हूं कि इस मानपत्र के साथ भावनाएं भी जुड़ी हैं।
मतलब ये जो मानपत्र दिया जिसमें ये अच्छे अच्छे शब्दों का लिखा, मनोबल बढ़ाने वाले शब्दों को लिखा गया, बाबा साहब कहते हैं मुझे इस बात का दुख नहीं है। और ये जो मानपत्र दिया गया इसका खर्चा स्वयं म्यूनिसिपैलिटी वहन करने के लिए तैयार है। इसका ये मतलब है कि इसमें ये दिखावा नहीं है, बल्कि इसमें भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और इसलिए हम मानपत्र ये स्वीकार कर रहे हैं। इसमें हमें किसी तरह का दुख नहीं है, बाबा साहब ये बात कहते हैं, बल्कि खुशी महसूस करते हैं। आज के कार्यक्रम का राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आप मुझे माफ करें। आखिर क्यों बाबा साहब ने ऐसा कहा, और ऐसा कौन सी बात राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज बाबा साहब कहने वाले हैं जो राजनीतिक है? आइए हम स्वयं देख लेते हैं। मेरे बारे में लोगों में तरह तरह की गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। मुझ पर लोग अपने टीकास्त्र जितना तराशते हैं उतना किसी और पर शायद ही तराशते होंगे। मतलब टीका टिप्पणी जो बाबा साहब पर की जा रही है, बाबा साहब के बारे में गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, इतनी संभवतः देश के अंदर किसी के बारे में गलत फहमियां नहीं फैलाई जाती होंगी। इस बात को बाबा साहब कहते हैं। अब आप वर्तमान में सोचकर देखिए, वर्तमान में आपको लगता है कि बाबा साहब की भी कोई बुराई करता था क्या? क्या बाबा साहब के बारे में भी गलत फहमियां फैलाई जाती होंगी? हां साथियों, ये बिल्कुल सही बात आप सोच रहे हैं। बाबा साहब स्वयं इस बात को इंगित कर रहे हैं। मेरी आलोचना करने वालों का रूख ऐसा है कि उन्हें लगता है कि अल्पसंख्यकों के नाम से जो करार मशहूर है उसका असल गुनाहगार मैं हूं। गोलमेज सम्मेलन में मैंने जो नीति सामने रखी थी उसके बारे में मुझे कोई खेद नहीं है। गोलमेज सम्मेलन में मैंने जो काम किया है, मुझे पढ़ने की अगर आपने तकलीफ की, उसे पढ़ने की अगर आपने तकलीफ की तो आप समझ जाएंगे कि विभिन्न समस्याएं हल करने के बारे में मैंने जो सूचनाएं रखी थी वे कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की रखी सूचनाओं से बेहतर दर्जे की थी। इसका तात्पर्य यह है कि गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने जो बातें रखी उसको यहां पर गलत फहमियां फैलाई गई। तो बाबा साहब कहते हैं कि आप ऐसे मत माने, किसी के द्वारा कही गई बात को मत माने, आप स्वयं पढ़ें, तथ्यों को जाने कि आखिर वो कौन से तथ्य हैं जिन पर हमने बात को रखा था। और जब आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपकी तुरंत गलतफहमी दूर हो जाएगी। सम्मानित साथियों, डॉक्टर अंबेडकर संदेश जन जन तक पहुंचाने का यही उद्देश्य है कि बाबा साहब के हुबहू स्पीच, बाबा साहब के हुबहू लेख जन जन तक पहुंचे, ताकि अगर कोई संदेह, अगर कोई गलतफहमी बाबा साहब के संबंध में है, किसी को भी है, हम सिर्फ अस्पृश्य समाज, अनुसूचित जाति जनजाति की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ओबीसी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहे। अगर जनरल कैटेगरी के भी किसी व्यक्ति को कोई गलतफहमी है बाबा साहब के बारे में तो पढ़िए ना, बाबा साहब का साहित्य मौजूद है, संपूर्ण बांग्ला मौजूद है मेरे साथियों, उसको पढ़िए और गलतफहमी को दूर करिए। डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के माध्यम से, आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से यही करने का सार्थक प्रयास है। बाबा साहब कहते हैं मैं जो कह रहा हूं उसका साक्ष्य खुद मिस्टर गांधी देंगे। अल्पसंख्यकों ने गोलमेज सम्मेलन में जो नीति पेश की थी वह न्यायपूर्ण थी। इतना ही नहीं, मेरे मत में वह उदारता भरा भी था। आयरलैंड, अब एग्जाम्पल देते हैं बाबा साहब आयरलैंड का। आयरलैंड अल्स्टर वालों ने होम रूल के आंदोलन में जो जवाब दिया था उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। अल्स्टर में प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यक थे और दक्षिण आयरलैंड में रोमन कैथोलिक बहुसंख्या में थे। दक्षिण आयरलैंड के प्रतिनिधि श्री रेडमंड ने अल्स्टर वालों से कहा कि आप जो चाहें वे सहूलियतें दूंगा, लेकिन इंग्लैंड से जाकर नहीं मिलना, होम रूल को समर्थन दे दें। तब कार्सन ने उनसे कहा आग लगे आपके होम रूल को, हम कैथोलिकों के राज्य में नहीं रहेंगे। गोलमेज सम्मेलन में भारत के अल्पसंख्यकों ने कहीं भी क्या यह कहा है कि सुरक्षा मिले या न मिले हम हिंदुओं के राज्य में नहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं कहा है। डोमिनियन स्टेट्स या होम रूल की राह में हमने कोई अड़ंगे खड़े नहीं किए। हमने सिर्फ इतना कहा कि हमें सुरक्षा प्रदान करें,
हम में और अन्य देशों के अल्पसंख्यकों में यही महत्वपूर्ण फर्क है। अब अगर सुरक्षा के बारे में बोलना हो तो रोम साम्राज्य में भी पेट्रिशियंस और प्लेबियंस इस तरह के दो हिस्से थे और उनके चुनाव पृथक चुनाव क्षेत्र से ही होते थे। पृथक चुनाव क्षेत्र बनाने में कोई पाप नहीं है, इसमें कोई कारस्तानी अर्थात षड्यंत्र नहीं है। और इसी बात को जो पृथक चुनाव क्षेत्र गोलमेज सम्मेलन से मिला था, इसी का दुष्प्रचार यहां की फ्रंट मीडिया ने किया था। बाबा साहब इसी बात को कहते हैं कि हमारे बारे में बहुत ही गलतफहमी फैलाई गई, इसमें किसी तरह का षड्यंत्र नहीं था। अस्पृश्यों को मिला पृथक चुनाव क्षेत्र अस्पृश्यों को मजबूती देने का कार्य करता, उनको समृद्धशाली बनाने का कार्य करता, उसको आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करता। ऐसा था पृथक चुनाव क्षेत्र। और इसमें किसी को क्यों किसी को बुराई होनी चाहिए, क्यों किसी को इसमें षड्यंत्र नजर आना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बहुसंख्यक हिंदुओं से मेरा यही कहना है कि अब आप बहुसंख्यक बहुसंख्यक है इसलिए जो सत्ता आपके हाथ में आएगी उसका न्यायपूर्ण ढंग से और उदारता से उपयोग करें। भारत की राजनीतिक उन्नति अगर थम गई तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। हमें मिले अधिकार अल्पसंख्यकों के फायदे के लिए आप जिस अनुपात में प्रयोग में लाएंगे उसी अनुपात में यह बात तय होगी कि आपने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाई है अथवा नहीं। आपने जो मान पत्र दिया है उसके लिए एक बार और मैं आपको धन्यवाद देकर अपनी बात पूरी करता हूं। इस तरह से बाबा साहब का स्पीच समाप्त हुआ। समाज साथियों, हम आपको बता दें आज का पहला प्रश्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मानपत्र एवं राष्ट्रीय अखबार और संस्थाओं के विषय में क्या कहा है और क्या वर्तमान में अखबार की आवश्यकता एवं अपना दायित्व क्या कुछ होना चाहिए, इस पर भी विचार आप दे सकते हैं। बाबा साहब किससे और किसके बारे में कहते हैं कि भारत की राजनीतिक उन्नति अगर थम गई तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें एक वैचारिकी सेंटर जो बाबा साहब भी चाहते थे, ऐसा वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में आवाज का विवेक 3 आईडासा के द्वारा। आप सभी के सहयोग से ये निश्चित रूप से वैचारिकी सेंटर बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप जल्दी ही बनकर तैयार होगा। इसमें अकाउंट नंबर IFSC कोड इसलिए दिया गया है कि आप भी अपना अमूल्य योगदान इसी अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ता में आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।